बात टकेकी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बाजार है अमेरिका। नंबर 2 पर कौन है? चाइना नहीं है, जर्मनी नहीं है, नंबर 2 पर है इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 1.25 करोड़ की फंड रेजिंग हुई। ये फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2.5 गुना ज्यादा थी। FY26 में करीब 30,000 करोड़ 2 महीने में रेज हो चुके हैं। इतने आईपीओ आने की क्या वजह है? बाजार के लिए इसके क्या मायने हैं? इन्वेस्टर्स को क्या देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए? ये सब जो सवाल हैं उनका जवाब देंगे हमारे 2 खास एक्सपर्ट्स जो मौजूद हैं हमारे साथ। शरद कोहली जी, बहुत जाना माना नाम फाइनेंशियल मार्केट्स में, हमारे साथ मौजूद हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, सीए हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही है रचित खंडेलवाल, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। शुरुआत शरद जी आपसे करते हैं। शरद जी, ग्लोबल ट्रेड टेंशंस हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो भारत में जोश की कमी नहीं है। अगर हम आईपीओस को देखें तो एचडीबी का हमने अभी आईपीओ देखा, 12,500 करोड़ उसमें फंड रेजिंग हुई और जितने ट्राई किए गए थे उसके आधे ही लोगों को अलॉटमेंट्स हुए हैं। इस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है, भारत का आईपीओ में सर्ज जो कि हम देख रहे हैं कि FY26 में काफी ज्यादा दिख रहा है? नमस्कार सोनिया, और बात टके की और डायलॉग्स के सभी फॉलोअर्स व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आईपीओ की मार्केट में बहुत, अंग्रेजी में हम कहते हैं, फ्रेंजी है। और अभी तक हम आईपीओ की बात करें 2025 एफवाई की, तो बहुत अच्छा खासा पैसा कंपनीज बटोर चुकी हैं मार्केट से। और जो बाकी का बचा हुआ साल है उसमें भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि करीब 60 के आसपास आईपीओ आ सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ जब भी आईपीओ आने वाले का नंबर बोला जाता है तो साथ में एक राइडर लगा देना चाहूंगा कि मार्केट की परिस्थिति के हिसाब से कई बार प्रमोटर्स उसको होल्ड पे भी कर देते हैं। और एसएमई स्टार्टअप्स का इंटरेस्ट बढ़ने से आईपीओस में इंटरेस्ट और बढ़ गया था। पर हम टोटल आईपीओ इकोसिस्टम की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि लोगों ने जिस प्रकार का रिटर्न लिया है, और एक जमाना होता था सोनिया, आईपीओ यहाँ पर ये जिक्र करना जरूरी होगा कि बहुत साल पहले एक जमाना होता था जब कंपनीज, आपको याद होगा, 10-10 रुपए के शेयर आया करते थे। और उस टाइम तो लॉटरी मानी जाती थी, चलेगा नहीं चलेगा। पर जब से ये रूल आया कि अब आपको आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पीछे, तो जिसको हम बुक बिल्डिंग कहते हैं, तो उसके पीछे प्रीमियम लग के आता है जब, तो अब जी। ये देखे जाने लगा कि भाई ये प्रीमियम हमारा जो है ये साकार हो पाएगा कि नहीं, इस प्रीमियम को हम इसके ऊपर लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग तो सोनिया लिस्टिंग प्रॉफिट के लिए या लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। कम वो लोग हैं जो जो कि आईपीओ को लंबे वक्त के लिए रखते हैं। बहुत सारे, अगर मैं 100 लोगों से मिलूं, मुझे आधे से ज्यादा लोग तो मिले जो लिस्टिंग गेन्स के बाद उसमें से निकल के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो सेकेंडरी मार्केट में नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह हो जाता है। पर आप देखें, अगर टोटल डीमैट अकाउंट्स इस वक्त देश में सोनिया, तो 19.5-20 करोड़ के आसपास हैं जो डीमैट, बल्कि अब आज जो हम नंबर बोले तो शायद 20 करोड़ पार हो चुके होंगे, क्योंकि नंबर समय समय पर आता रहता है। जी। तो ये रुचि बढ़ा रहा है लोगों का सेकेंडरी मार्केट में। इसका मतलब हर सातवां भारतीय, अगर मैं 140 करोड़ की पॉपुलेशन हूं, तो हर सातवें भारतीय का इस समय डीमैट अकाउंट है। और ये डीमैट अकाउंट बहुत सारे लोगों का, इसकी वजह आईपीओ है। ठीक है, लोग सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ता है। पर आपको जानकारी होगी, और मुझे लगता है 12% की जो फॉलोअर्स हैं उनको ये पता होगा कि जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट रखना पड़ता है, क्योंकि आपके शेयर्स जो आपको अलॉट किए जाते हैं वो अल्टीमेटली डीमैट अकाउंट में आते हैं। तो मुझे जी। लगता है ये बढ़ती हुई इंटरेस्ट शेयर मार्केट में, बढ़ता हुआ इंटरेस्ट इक्विटी में, ये आईपीओस को और ज्यादा हवा दे रहा है। और सबसे बड़ी रीजन जो मुझे नजर आती है सोनिया, कि हम कोविड का टाइम लें और आज 5 साल शेयर मार्केट के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा पीरियड नहीं होता है। करेक्ट। 7,500 निफ्टी होता था, आज हम 25,000 पर खड़े हुए हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव के 26,277 हम छू के आ चुके हैं। तो मुझे जी। लग रहा है मार्केट में अगर पीछे के, या आप अक्टूबर से लेके मार्च तक का हम फेज छोड़ दें, तो हम्म। मार्केट ने सिर्फ एक ही डायरेक्शन देखा है, ऊपर का। तो इस बात को लेके दोनों निवेशक भी और प्रोमोटर्स भी बहुत उत्साहित होते हैं कि उनको लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा इस समय आसानी से मिल जाएगा। निवेशकों को भी लगता है हमें पैसा अच्छा वहां पर उसका रिटर्न मिलेगा। और गिरते हम्म। हुए अब इंटरेस्ट रेट्स, पीछे तो बैंक के रेट्स अच्छे रहे, पर आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स अब फिर गिरने शुरू हो गए हैं।
तो हो सकता है ये आईपीओ की तरफ रुझान इसकी वजह से और बढ़े। तो बहुत सारे कारण हैं। प्रोमोटर्स के लिए ये सस्ता पैसा होता है, कोई कमिटमेंट नहीं होता। पहले आपको याद होगा जब इक्विटी में इतना प्रचलन नहीं था तो लोग बैंकों के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया करते थे। तो वो हम्म। लोन, अब लोन महंगा होता गया, लोन लेने की परंपरा थोड़ी सी कम होती गई, इक्विटी को एक अच्छा ऑल्टरनेट माना गया और इक्विटी में आसानी से पैसा आने लगा। तो जिसको हम DRHP बोलते हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि एक प्रोमोटर फाइल करता है सेबी के पास, 60 से 65 मेरे हिसाब से आईपीओ लाइंड अप हैं बाकी के साल के लिए सोनिया। बाकी जैसे ही आगे चर्चा चलेगी तो इसके जी। बहुत इंटरेस्टिंग पहलू हैं, उस पर जरूर जिक्र मैं करना चाहूंगा। एब्सोल्युटली। और रचित, जिस तरह से शरद जी को भी आपने सुना, और रचित के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि आई थिंक 11 साल के थे रचित जब से वो स्टॉक मार्केट पर नजर बनाए हुए हैं। होता है नॉर्मली ये कि 11 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये तो 11 साल के थे तब से कर रहे हैं। तो रचित ये बताएं कि जैसे शरद जी ने 2-4 इंपॉर्टेंट बातें जो उठाई, जो मैं चाहती हूँ कि और डिस्कस की जाए, कि एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स और HNI की भी अगर हम बात करें तो जैसे उन्होंने बोला कि लिस्टिंग गेन्स के लिए करते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट। हाल ही में कुछ डेटा भी आया है जो कह रहा है कि ओवर द पास्ट 2 years आई थिंक ये HNI का डेटा और रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार कम होते जा रहे हैं, उसके बावजूद आईपीओ का इतना सर्ज होना। फिर दूसरी बात, अक्टूबर 24 से जैसे कि बताया शरद जी ने कि मार्केट लगातार गिरा है, 30 साल का भी एक रिकॉर्ड बना है कि जिस तरह से लगातार इतने महीने तक लगातार गिरा, फॉरेन कैपिटल आउटफ्लोज हो गए, तो ये सेंटिमेंट नेगेटिव था। लेकिन अभी अगर हम देखें इस साल की बात करें, इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो अप्रैल में बेशक कोई आईपीओ नहीं आया, लास्ट के 2 महीने में आए और वही काफी ज्यादा पैसा बना के यहां से चले गए। इसके बारे में आप, ये ट्रेंड चेंज हुआ है, क्या हुआ है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है? देखिए मैम, सबसे पहले आपको नमस्कार एंड शरद सर को नमस्कार। इट्स एन ऑनर टू शेयर स्क्रीन विद हिम एंड प्रैक्टिकली बहुत फॉलो करता हुआ आया हूं मैं इनको, और आज इनके साथ एक्सीडेंटली मैं बोलूंगा बिकॉज आई वाजंट अवेयर कि मैं इनके साथ बैठ के स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा, तो इट्स एन ऑनर। देखिए शरद सर ने जिस तरीके से सारी बातें बताई हैं बिल्कुल सही है, और मतलब फ्रैंकली उन्होंने जो जो पॉइंट्स मैं सोचता जा रहा था ना वो सारे कवर करते जा रहे थे, तो मैं बस ये टिक पॉइंट लगा रहा था कि कुछ मेरे पास बचेगा बोलने के लिए कि नहीं, बिकॉज फ्रैंकली आई हैव सेड इट ऑल। अरे रचित, दूसरी बात तो ये है कि जब शरद जी बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने क्वेश्चंस पर टिक लगाती हूँ कि इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया, राइट। तो देखिए एक और डेवलपमेंट जो हमने देखा है, आप देखिए कोविड जो एक आया था, लॉकडाउन था, और लोगों को समय मिला कुछ चीजें समझने का, और आप देखिए उसी दौरान से ना एक वर्टिकल तैयार हो गया जिससे ना थोड़ा सा एजुकेशन आने लग गया सिस्टम के अंदर। और आप अगर इसको ऐसे समझे कि बहुत सारे हमने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ऑनलाइन फोरम्स देख लिए, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स थे जिन्होंने अपनी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज टाइप क्रिएट करी, डेटाबेस क्रिएट किया, वेयर एनीबडी एंड एवरीबडी हु वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द मार्केट, they could get into it, they could read about it and they could behave accordingly। उसने एक जो डिफरेंस क्रिएट किया, पहले क्या होता था कि आपको कुछ भी अगर समझना होता था ना तो आप चले जाते थे लोगों के पास, और बहुत ज्यादा इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था, टीवी भी थोड़ा सा लिमिटेड था, तो वो पूरा जो नॉलेज गैदर था वो नहीं हो पाता था। और कोविड के लॉकडाउन में और उसके बाद जो एक ये चालू हुआ, इसमें देखिए एक नेगेटिव ये भी है कि बहुत सारे फेक भी हैं, बट जेन्युइन नॉलेज शेयरिंग जो हुई उससे लोग थोड़े से ना एक्सपोज्ड हो गए, थोड़ा सा समझने लग गए। और अब आज के समय क्या हो गया है कि जो ग्रोथ उन्होंने देखी कोविड पे, इफ आई एम करेक्ट, आप देखिए करीबन 12,100 निफ्टी करेक्ट करती करती 7800 7600 पे आ गई थी, वहां से उन लोगों ने बाय किया, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। आज भी आप देखिए 25,000 के लेवल्स पे मेंटेन कर रही है। तो इन सब चीजों को अगर आप देखिए ना, एक तो ग्रोथ मिली, थोड़ा एजुकेशन मिल गया। एक्सीडेंट्स होते हैं एंड एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन, आप कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाएं, कितनी नॉलेज क्यों ना गैदर कर लें, बट एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन। ये ग्रोथ और नॉलेज ने जो कॉन्फिडेंस दिया ना, आप देखिए जो हमारे फंड फ्लोज हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के भी इनफ्लो आते हैं, आज आप एफआईआईज के एग्जिट की बात कर रहे हैं, बट म्यूचुअल फंड्स जो हमारे हैं वो बाइंग करे जा रहे हैं, और इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है
कि जो डोमेस्टिक मार्केट में एक कॉन्फिडेंस है लोगों का वो बना हुआ है। रिटर्न्स कई कई जगह सबड्यूड आए भी हैं, बट देन हमारे मार्केट की एक और बात है कि हर थोड़े टाइम पे ना एक नई पूरी की पूरी लीग आती है ऑफ इन्वेस्टर्स। कुछ पुराने चले जाते हैं, गेट हर्ट एंड दे बिलीव कि अब हमारे लिए मार्केट नहीं बना है, बट नए आते हैं इन्वेस्टर्स और वो फंड फ्लो बढ़ाते ही जा रहे हैं। और अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, बहुत डीपर पेनिट्रेशन अभी आपको मार्केट में होता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में। जी, शरद जी, जैसे रचित ने बोला कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में भी अभी बहुत लिक्विडिटी है। हमने देखा पीछे आरबीआई का जो स्टैंड्स था, सीआरआर कम हुआ, उससे पब्लिक बैंक्स को भी एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। जब एक आईपीओज आते हैं, सपोज नहीं, फाइनेंशियल आईपीओज की आपने बात की, तो अभी हमने देखा कि एचडीबी फाइनेंशियल का आया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि टाटा कैपिटल का 2 बिलियन यूएसडी का कह रहे हैं कि आईपीओ आएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएमसी की अगर हम बात करें तो ये सब जो म्यूचुअल फंड्स के जो आ रहे हैं आईपीओस, इसका क्या मीनिंग निकाला जाए इन टर्म्स ऑफ इंडियन मार्केट? सोनिया, मुझे लगता है कि जो फिनटेक रिवोल्यूशन कंट्री में आया है, उसको हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हालांकि जो आपने नाम लिए, जरूरी नहीं वो फिनटेक से सीधा जुड़े हुए हो, पर ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर को उसने एक एक तरह से चमका दिया है। और हमने ये यूपीआई पेमेंट्स हैं, और जिस तरह से लोग म्यूचुअल फंड से एसआईपी से जुड़े हैं, एसआईपी की गिनती लगातार आती रहती है कि लोग किस तरह से, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया की यंग पॉपुलेशन जो है, जब हमारी 65% आबादी 35 साल से कम की है, तो आई थिंक दैट इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द यूथ आर विलिंग टू टेक रिस्क। ये हम सब जानते हैं कि इक्विटी मार्केट थोड़ी सी रिस्की तो होती है। आईपीओ, पहले तो आईपीओ को लॉटरी माना जाता था, अब तो लॉटरी इतना नहीं मानते हैं। लॉटरी अब कुछ आईपीओ, बिल्कुल रजत ने ठीक कहा, एक्सीडेंट्स हुए। एलआईसी का आया था, मुझे याद है, बड़े जोर शोर से, उसके बाद लोग फंसे रहे, उसके नीचे लेके बैठे रहे। क्या यार, ये तो गवर्नमेंट कंपनी थी, पीएसयू की बड़ी बात किया करते थे, पीएसयू में ये हो रहा है, पीएसयू में वो हो रहा है, और ये तो सब टाइम टाइम फेस हो गया। ऐसी ऐसी बहुत दिनों तक बात चलती रही, जब तक वो प्राइस रिकवरी नहीं आई। तो जी। मुझे लगता है इंडियन यूथ अब थोड़ा एडवेंचरस हो गया है। एक तो वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, वो खाली बैंक फिक्स डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट से बाहर आना चाहता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड से भी बाहर आना चाहता है। मुझे लगता है ये जो पीछे हाल में मार्केट जो करेक्शन आई है, हालांकि करेक्शन काफी हद तक, मैं ये बार बार साथ में राइडर डालना चाहूंगा, रिकवर भी हो चुकी है। अगर हम 21,500 पे गिर गए थे, तो अब हम 25,000 पहुंच गए हैं, और अब हम साढ़े जी। 25 एक समय तो पहुंचने लगे थे। वहां से तो ऑल टाइम हाई कुल 700-800 दूर था। लोग ये भूल जाते हैं, लोग गिरावट तो याद रखते हैं, और उसके बाद जो रिकवरी हुई वो याद नहीं रखते। मैंने एक प्लेटफॉर्म पे पीछे एसआईपी पे शो किया था, जिसमें मेरे से ये पूछा गया, क्या एसआईपी बोगस है, फेक है? अरे मैंने कहा यार, एसआईपी का मतलब समझिए सब्र। यहाँ पर सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। सब्र रखिए आप। और वही बात हुई, जिस टाइम मैंने शो किया था वो, उस टाइम 21,500 पे थे लोग। एसआईपी छोड़ छोड़ के 60 लाख अकाउंट बंद हो गए, ये हो गया, तहलका मच गया था। हमारी तो खून पसीने की कमाई जाती है। तो मुझे लग रहा है लोग एडवेंचरस हो गए हैं, रिस्क टेकिंग बढ़ गया है। अब लोग चाहते हैं कि अगर ज्यादा रिटर्न मुझे मिलता है, मुझे 15%, 20%, 30% रिटर्न मिलता है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा रिस्क लगना पड़ेगा। तो मैं इसको, सोनिया, मैच्योरिंग ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम मानता हूं। बहुत मैच्योर हो रहा है। जो नई पॉपुलेशन आ रही है, वो बिलीव करती है कि अगर हमें ज्यादा कमाना है, तो हमें ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो ये भी एक वजह है कि आईपीओ में आप आ रही। दूसरा, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो जो पूरा नॉलेज का पैराडाइम है, वो अब ज्यादा हो गया है। जैसा कि रचित ने भी कहा कि नॉलेज अब आपको आसानी से अवेलेबल है। अगर मैं किसी का, और एआई आने के बाद मुझे लग रहा है हम गूगल की एरा से भी आगे बढ़ गए हैं। आप एआई में डाल के किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी सेक्टर के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं। तो मुझे लगता है जो एजुकेटेड इन्वेस्टर है, अब वो ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पाता है, और आसानी से कर पाता है, और फ्री में कर पाता है। उसको जगह जगह भटक के पूछना नहीं पड़ता। पहले मुझे याद है आईपीओ आते थे, अरे भैया आईपीओ कैसा है, जरा बताना है, प्रमोटर कैसे हैं, अरे भैया सुना है इसके बारे में ये है। तो पहले कहाँ सुने पे चलता था, अब आप अपने यहाँ बैठे बैठे ही सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी लोगों में कॉन्फिडेंस ज्यादा आया। जब आपको इंफॉर्मेशन सही मिल रही है, और आपको पता है कि आपको यहाँ निवेश करना है या नहीं करना है, तो आप उसको धड़ल्ले से करते हैं, जिसको बोलते हैं हम दिल्ली की भाषा में, कि आप उसको दिल खोल के करते हैं, आप उसको रोकते नहीं हैं। जाने तो कोई बात नहीं, इतना पैसा। और दूसरी बात, बढ़ती हुई मिडिल क्लास, सोनिया, हमारी मिडिल क्लास का साइज ऑफिशियली आप जाएं तो करीब 35-40 करोड़ बताया जाता है। पर मैं एज एन इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट आपको बता सकता हूँ कि इस टाइम हमारी हमारी जो मिडिल क्लास है, वो 60-65 करोड़ है। आराम से जो लोग जी।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं वो लोग अब अच्छा, तो उनके पास अब इनकम सरप्लस भी है। तो अगर मेरे पास मान लीजिए मैं महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ और मेरा घर का खर्च 50,000 रुपए है, तो मेरे पास अगर 1-1.5 लाख रुपए टैक्स वैक्स काट के 1 लाख सरप्लस है। कुछ मैं एफडी में कर देता हूँ, कुछ एसआईपी में कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कुछ पैसा मुझे आईपीओ में भी करना चाहिए। ये मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ जो लोग मेरे से सवाल पूछते हैं उसके आधार पर। ये कोई इमेजिनरी नंबर्स नहीं है जो मेरे से लोग पूछते हैं कि साहब हम 80,000 रुपए महीना कमाते हैं, उसका घर का खर्च 20-25 हजार 30,000 रुपए घर का है, उसको चाहता है कि मैं कुछ बचाऊं, तो उस बचत हम्म। को वो थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशंस में भी लगाना चाहता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। और फाइनेंशियल सेक्टर की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है फिनटेक में जो रेवोल्यूशन आया है पिछले कुछ सालों में, वो बहुत हद हम्म। तक जिम्मेवार है। और जिस प्रकार बैंकिंग सिस्टम की क्लेंजिंग हुई है, पहले जो फोन बैंकिंग होती थी, बैंकिंग को राइट ऑफ कर दिया गया उन लोगों को, जितने जो बैड लोन्स थे, तो बैंकिंग सिस्टम साफ सुथरा हुआ है। तो मुझे लग रहा है जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो प्राइवेट फाइनेंशियल सेक्टर है, वो काफी साफ सुथरा है। उसमें आपको स्टिकी और ये बैड लोन्स और बैड लेंडिंग आपको कम दिखाई देगी। आपने टाटा कैपिटल की बात करी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एनबीएफसी इस टाइम बहुत बड़े बैड लोन्स के ऊपर बैठी हुई है। अगर मैं हम्म। उसको बैड लोन, मैं सिंपल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एनपीएस कहा जाता है उसको नॉर्मल भाषा में। तो इनके एनपीएस बहुत कम है, 2%, 3%, 4% के करीब एनपीएस है। एक जमाने में ये एनपीएस जब पीएसयू होते थे 15-15, 20-20% तक पहुंच गए थे। तो वो हम्म। भी एक बहुत हद तक जिम्मेवार है। तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए सोनिया कि हमारी स्टॉक मार्केट का जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है, उसमें सेक्टर रोटेशन बहुत होती रहती है। कभी हम्म। एफएमसीजी का बोलबाला होता है, पीछे डिफेंस का बहुत रहा, डिफेंस स्टॉक्स में करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। कभी आईटी सेक्टर चलने लग जाता है, कभी हम्म। रिन्यूएबल एनर्जी चलने लग जाता है। तो उस सेक्टर रोटेशन को देखें तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियल सेक्टर का आजकल जमाना है। अगर मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और जिस तरफ की हम्म। हवा चलती है ना सोनिया, वही के आईपीओ आने शुरू हो जाते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हवा चलती है, हवा। और एक कहावत है, बहुत अच्छी तो नहीं है, इस्तेमाल करता हूं, पर लोग क्योंकि बोलते हैं कि बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। जी। अगर वो फ्लो चल रहा है, मार्केट अगर देखिए 21,500 तक नीचे गई, उसके बाद रिकवर करके 25,000 पे आ गई, तो मैं तो अभी बहती गंगा में हाथ धोना मांगता हूँ। अब आपने हाल में देखे आईपीओ बढ़ गए पिछले साल का, आप खुद ही आंकड़ा दे रही थी। तो जी। क्योंकि अब रिकवर करी है मार्केट, तो प्रमोटर्स भी जाग जाते हैं, भैया फटाफट फटाफट निकाल लो पैसा, पता नहीं मार्केट कल को कलेक्ट कर जाए, अपना अपना इकट्ठा करके बैठ जाओ। तो आपको उतने डीएचआरपी फाइल होते दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आज का जो हमने मार्केट देखा उसमें निफ्टी और सेंसेक्स तो गिर रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था। तो आप जो कह रहे हैं उस पर मोहर बिल्कुल उसने लगा दी है बैंक निफ्टी ने। एनएससी का भी आईपीओ रुका पड़ा है। जब आप बड़े बड़े नाम ले रहे थे तो मुझे एनएससी की भी याद आ रही थी। चलिए, वो तो एक अलग टॉपिक ही है पूरा डिस्कस करने के लिए। लेकिन जैसे रचित, शरद जी ने नाम लिया एलआईसी का, यहाँ पर मैं पेटीएम का भी नाम लेना चाहती हूँ। वहां पर भी जिन लोगों ने लगाया उस समय तो लग रहा था कोविड के बाद की बहुत स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, लेकिन क्या वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई थी। इन्वेस्टर को क्या ध्यान रखना चाहिए, चाहे नाइका हो, जोमैटो हो, ओला हो, इन सब में ये देखा गया। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा इसके बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन पे। और मैं समझता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद बहुत सारी ना क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स या इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, आप इसको एक बेसिक कंसेप्ट की तरह लेके चलिए। आईपीओ में आपकी सेविंग्स जो है वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट हो रही है, और उनको एक फ्लेक्सिबल कैपिटल प्रोवाइड हो रहा है। ये जो हम्म। पूरा हमारा इक्विटी मार्केट है ना, ये बना ही इस बेसिस पे है कि सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स आर गेटिंग इनटू बिजनेसेस। इस प्लेटफॉर्म का ही जो इनिशियल पार्ट है वो आईपीओ होता है। अब आपसे या दर्शकों से मैं एक सिंपल सवाल ये पूछना चाहूंगा, कोई आपसे अगर पैसे लेने आ रहा है, आप कुछ ड्यू डिलिजेंस तो करेंगे ही ना। आपका जानकार है, किस तरीके का बैकग्राउंड है, किस तरीके की उसके पास सिक्योरिटी है, किस तरीके का उसका बिजनेस चलता आ रहा है। आज आपके घर के पास ही कोई दुकानदार होगा, कोई शोरूम वाला होगा, आप फुटफॉल भी एक बार देखेंगे कि नहीं नहीं आदमी रिलायबल लगता है कि नहीं लगता है। पेटीएम का जब आईपीओ आया, सेम प्रॉब्लम थी। एवरीबडी वाज गोइंग गंगो अबाउट द आइडिया कि ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। मैम, टू माय सरप्राइज एंड आई स्टिल वेरी क्लियरली रिमेंबर, आई वॉज द विसल ब्लोअर एंड आई वॉज द पर्सन हु वाज सेइंग कि मत लगाना पैसे, मत लगाना पैसे। क्योंकि क्यों? उस टाइम उनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा थे दैट द बिजनेस वाज रनिंग इनटू लॉसेस।
एंड आई जी। वॉज एक्चुअली नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया। उसके बाद पेटीएम ने जिस तरीके से अपने आप को रिवैम्प किया, लोअर लेवल्स पे हमने ही पेटीएम पे फिर धीरे धीरे करके अपना कवरेज चालू किया। ओला के लिए तो मैम आई एम एक्चुअली इनफेमसली फेमस, एंड आई टेल यू व्हाई। जिस भी फोरम पे मैं आज तक गया हूँ, I was always against the idea, and I always used to ask people, why are you investing into something which is so unclear? And मैं इसलिए भी इनफेमस हो गया मैम, क्योंकि एक्चुअली आई वाज अगेंस्ट द आइडिया। मैं अग्रवाल साहब जो उसके फाउंडर हैं, उनके लिए भी एक ही चीज बोलता हूँ कि आई हैव नेवर सीन हिम मेकिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, एंड टू माय सरप्राइज आई रियली वांट टू नो द आर्ट ऑफ हाउ डज ही गैदर्स द फंड्स। इतने फेलियर्स करने के बाद भी जिस तरीके से उनको पैसे मिल जाते हैं, वो मेरे लिए एक सरप्राइज था। तो चलिए, ये तो दो एग्जांपल्स हो गए। अब आईपीओ के दौरान हमको क्या करना होता है, बेसिकली देखने वाली क्या चीजें होती हैं, बेसिक है। आप एक तो ये समझ लीजिए कि जो पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ आ रहा है, क्या उसका बिजनेस में आपको फ्यूचर भी दिख रहा है। अब फ्यूचर गेज करने के लिए सिंपल कंसेप्ट है, गवर्नमेंट का जिस पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस बन रहा है, या जो पर्टिकुलर सेक्टर आपको चलता हुआ दिख रहा है, उसमें आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो, डेवलपमेंट अगर इकोनॉमी में दिख रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, पेडिग्री। पेडिग्री से मेरा कहने का मतलब है कि प्रमोटर ग्रुप है या मैनेजमेंट है। यूजुअली आजकल, जैसे कि सर भी बता रहे थे और मैं भी बता रहा हूँ, कि ऑनलाइन चीजें अवेलेबल रहती हैं, यू कैन वेरी इजीली डिग डाउन इनटू इट। 5 से 10 मिनट का काम है, प्रमोटर्स की डिटेल, उनके केसेस भी आपके पास आ जाते हैं। जब ये दोनों क्लियरेंस आ जाए, उसके बाद सबसे इजी, आजकल ऑनलाइन सारा डेटा अवेलेबल है, थोड़ी सी स्क्रीनिंग कर लीजिए कि कितना प्रॉफिट लॉस। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट स्टे। प्रॉफिट मेकिंग है, क्योंकि मैं तो पैसा, अपना पैसा कमाने के लिए दे रहा हूँ ना आपको। आप आज तक नहीं कमा पाए हैं, तो हाउ कैन आई बी श्योर कि आप आगे कमा पाएंगे। आई हम्म। रियली डोंट वांट टू प्ले दैट बेट, इट्स माय हार्ड अर्न मनी। आई एम टेकिंग चांसेस, बट ओनली इन योर प्रॉफिट्स एंड नॉट इन योर लॉसेस। तो उस कंसेप्ट को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। एंड डोंट जस्ट जंप द गन की टीवी पे किसी ने बोल दिया, या आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया, या ऑनलाइन जाके आपने उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पता कर लिया, एंड यू जस्ट पुट योर मनी ब्लाइंडली इनटू समथिंग यू डोंट इवन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ना, 15-20 मिनट का ही काम है जो मैंने आपको बोला है। अपने पैसे को अगर इन्वेस्ट करने के लिए आप इतना समय नहीं दे सकते, तो आईपीओ हम्म। मार्केट छोड़ के म्यूचुअल फंड में चले जाइए, एंड डोंट रिस्क योर मनी लाइक दिस। एब्सोल्युटली। शरद जी, हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है, ह्यूज, तब हमने देखा है मार्केट गिरता है, लिक्विडिटी बिल्कुल वाइप आउट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब हमारे पास इतने सारे आईपीओज लाइंड अप हैं, बहुत बड़े बड़े आईपीओज भी आने वाले हैं। क्या आपको लगता है सेकेंडरी मार्केट पर कुछ असर पड़ेगा इसका? करेक्शन सरवाइव करेगा वैसे बूम? मुझे लगता है सोनिया, हम उस एरा से बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले होता था कि वो वही पैसा है जो वहां जाना है, वही यही कहा जाता था, तो वही पैसा यहाँ जाएगा, वही पैसा वहां जाएगा, तो अगर वो आ गया तो यहाँ पैसा नहीं रहेगा वगैरह। आई थिंक वी हैव इवॉल्व नाउ, बिकॉज यहाँ FIIs DIIs का इतना इन्वॉल्वमेंट है इस टाइम, HNIs का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ हद तक ठीक है जो आप कह रहे हैं बात को, पर पूरी तरह से वो उसकी उससे ड्रिवन नहीं होता है। अब धीरे धीरे हम उसमें से बाहर आ रहे हैं, टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी प्रिसाइसली। मैं क्योंकि यू नो, आई थिंक वी हैव गॉट अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट, तो मैं या। जल्दी से, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा था और रचित ने उसका कुछ हद तक तो जवाब दे दिया है, बल्कि काफी जवाब दे दिया है। मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए यही मतलब का है कि भाई हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या, तो मैं तो बड़ी अच्छी एनालॉजी देता हूँ। अरेंज मैरिज में आप लड़की लड़का देखने जाते हैं ना, तो क्या क्या पता करते हैं उससे, ये बताइए मुझे। क्या देखते हैं आप? घर अच्छा है कि नहीं, लड़का कमाता है कि नहीं, या लड़की लड़की होनहार है, जो आप ट्रेडिशनल हमारे हिंदू जी। सिस्टम में होती थी, होनहार है कि नहीं, परिवार कैसा है, उनकी रेपुटेशन ठीक है, बताइए आप। ये सारे टिक बॉक्स होते हैं कि नहीं? ठीक यही एब्सोल्युटली। टिक बॉक्सेस, मजे की बात यह है, ये आईपीओ पे अप्लाई करते हैं। वो आप देखिए कि जो टिक बॉक्सेस मैंने बोले, उसको आप फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट कर दें। प्रोमोटर कैसे हैं, ठीक है, एक परिवार का है कि उसमें कुछ प्रोमोटर्स मिलके आए हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आप देखते हैं, लड़का कमाता है कि नहीं, कंपनी कमाती है कि नहीं, लड़की कमाती है कि नहीं, कंपनी कमाती है कि नहीं, घाटे में है, अभी रजत ने बोला घाटे में है, तो दूर हो जाइए उससे। हम्म। और उसका फ्यूचर आप देखते हैं, लड़के का फ्यूचर क्या है। पहले सरकारी नौकरी होती थी ना, कहते थे भाई आगे कोई तरक्की वरक्की की गुंजाइश है, वही आप यहाँ ले आइए। इसका प्रॉफिट ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, आगे ये सेक्टर में आगे कोई स्कोप है या नहीं है। अच्छा, जी। आजकल तो जो है रिश्ते होते हैं तो उसमें बीमारियां भी देखते हैं। आजकल तो मैंने सुना है कि मेडिकल स्कैन भी किया जाता है, भाई कोई बीमारी तो नहीं है, तो इस कंपनी में कहीं अंदर बीमारी तो नहीं लगी, पता लगा कल को वो निकल के आ गई, आज तो प्रॉफिट में दिख रही है, आगे सब खत्म हो गया। एग्जैक्ट, बड़ा आसान तरीका है।
आपके अगर घर में बेटा बेटी है, या आपने खुद अपने लिए लड़का लड़की अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ, या ये मैं ये साथ में जोड़ रहा हूँ, लव मैरिज में तो कुछ नहीं देखा जाता है। तो आप अगर अरेंज मैरिज की तरह से अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक वही पैमाने अगर आप कंपनी पर अप्लाई कर दें, ठीक वही पैमाने आपको जवाब मिल जाएगा कि यहां पर रिश्ता करना है कि नहीं करना। पहली बात। दूसरी बात जो मैं जोड़ना चाहता था वो ये था कि एक ही आईपीओ के दीवाने मत हो जाइए। नोमने मैंने देखा है लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं, अरे ये तो एलआईसी में, आप मानेंगे नहीं सोनिया, कुछ लोगों ने अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी, जितनी जमा पूंजी मेरा मतलब सरप्लस था, सब उठा के लगा दिया, और हम्म। उसके बाद महीनों तक बैठ के रोते रहे क्या किया। मेरी सलाह यह है कि अगर इतने सारे आईपीओस हैं तो आप फायदा उठाइए ना, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको बांटिए। क्यों इतने आप अपने हम्म। आप पैसे सब सब एक ही जगह लगा देते हैं? तो आई थिंक दैट सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिंग, डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, इन्वेस्ट लिटिल बिट एंड ट्राई मल्टीपल आईपीओस। और मैं यहाँ पर एक एनालॉजी देना चाहूंगा, मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूँ सोनिया। वाह। और आप मानेंगे नहीं, जो लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं, मैं यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, जो लोग, उनको हम एक सलाह देते हैं कि आपने, अब यहाँ पर क्या है कि 85% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, तो मेरे से कहते हैं साहब स्टार्टअप में पैसा लगाने को कह रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ आपने 10 स्टार्टअप्स में लगाया और अगर 8 फेल हो गए, तो जो 2 सक्सेसफुल होंगे ना सोनिया, आप मानेंगे नहीं, एक व्यक्ति ने मेरे कहने से 1 करोड़ रुपए लगाया, उसने 10-10 लाख 10 में लगा दिया, 8 80 लाख डूब गया, पर जो 20 लाख मालूम है कितना हो गया? 20 लाख उसका 50 करोड़ हो गया। तो अब हम्म। डूब गए, डूब गए। तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आईपीओस में लगाएंगे, तो अगर मान लीजिए उसमें एक दो टाई टाई फिस भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, बाकी जो आपको गेन्स मिलेंगे, आई थिंक दे विल मोर देन कवर अप योर लॉसेस। सो दैट इज माई सेकंड पीस ऑफ एडवाइस, don't go over the board in one single IPO. Always हम्म। divide you, even if it's a very good, very reputed IPO. I have seen some of the best IPOs going bust, they haven't succeeded. So therefore, you divide your investable surplus into smaller portions. Don't go over the board. छोटे छोटे लॉट्स खरीदिए, और आप देखेंगे अगर आप 20 आईपीओ लेंगे तो उसमें से आपको 10-12 आईपीओ ऐसे लिख जाएंगे जो बहुत अच्छा कमा के देंगे। बाकी के 8 नहीं भी करे कोई बात नहीं, उनको पीछे छोड़ते जाइए। यू वुड हैव मोर देन कवर्ड योर प्रॉफिट। दैट इज ऑल आई वांटेड टू से सोनिया। रचित, स्टार्टअप्स की बात की शरद जी ने, तो जैसे स्टार्टअप्स और न्यू एज कंपनीज हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ रिलैक्स कर दिए हैं नॉर्म्स, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी का क्राइटेरिया, या फिर कहें चलिए मतलब इजी हो गया एक तरह से आईपीओ लाना स्टार्टअप्स के लिए। आपने कुछ कुछ कंपनीज की बात की जो स्टार्टअप्स ही थी, जो कि इतना अच्छा नहीं कर पाई लिस्टिंग के बाद। स्टार्टअप में करें इन्वेस्ट, नहीं करें, क्योंकि वहाँ तो प्रॉफिटेबिलिटी का इशू रहेगा। देखिए, स्टार्टअप में प्रॉफिटेबिलिटी का इशू रहेगा, अनडाउटेड बात है। बट जहां पे हमें ये लग रहा हो कि प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है एंड हम उसको जस्टिफाई भी कर पा रहे हैं कि स्टार्टअप है, थोड़ा सा कैश बर्निंग अब इनिशियली करना पड़ेगा, मार्केट में स्टैब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फिर हम क्या करते हैं मैम, हम रिविजिट करते हैं हमारे पुराने 2 आइडियाज। एक हम पेडिग्री देखते हैं, एक बैकिंग कहाँ से आ रही है वो देखते हैं, और दूसरा ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर में है। आप अगर सेक्टर को सही समझते हैं, जैसे कि मैं हम्म। इनिशियली भी आपको बोल रहा था कि आपको गवर्नमेंट का इंटरेस्ट देखना होगा या प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट देखना होगा। जैसे भी आपने देखा हो, जी। लास्ट रन अप जो आया था मार्केट में, उसमें डिफेंस ने बहुत अच्छा प्ले किया था, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस था डिफेंस में। रेलवे ने परफॉर्म किया क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट था रेलवे में। ऐसे ही सेक्टर्स आपको थोड़े से पॉइंट आउट कर लेने होंगे अगर उस सेक्टर का होगा। अगर पेडिग्री आपको ढंग की लग रही होगी, अगर वो स्टार्टअप में जो बैकिंग आ रही है, या प्रमोटर ग्रुप अगर कोई उसको, या कोई प्राइवेट इक्विटी फंड भी अगर बैक कर रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं कि हाउ वेल दे हैव परफॉर्म्ड इन दी पास्ट। अगर उनके ड्यू डिलिजेंस पे आप थोड़ा सा मान सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, देन ओनली पुट योर मनी, एल्स स्टे आउट। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, फॉर यू टू मेक मनी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव मनी। अगर आपका कैपिटल इरोड हो जाएगा, तो आप कहीं और भी अपॉर्चुनिटी नहीं गेज कर पाएंगे, नहीं उसको चांसेस दे पाएंगे। तो कैपिटल सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर रिस्क लेने लायक लगता है आपको, तो छोटा सा पोर्शन इन्वेस्ट करिए, एक ही लॉट में इन्वेस्ट करिए, बट टेक योर चांस, यू माइट गेट रिवॉर्डेड। तो रचित, यहाँ पर एक वो केस भी आया था जहाँ पर प्रमोटर कह रहा था कि मुझे तो सिर्फ चाहिए थे 20 करोड़, लेकिन आ गए 2000 करोड़। तो उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर जिसने किया होगा, वो तो एक तरह से ठगा सा महसूस कर रहा होगा कि मैंने तो सोचा था कि लिस्टिंग गेन्स मिल जाएंगे, बहुत बड़ी कंपनी होगी।
तो उन सब से कैसे बचा जाए। और एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि जैसे पहले T+10 हुआ करता था, अब T+3 हो गया आईपीओ का। क्या इससे भी फर्क पड़ा है आईपीओ बाजार में? देखिए मैम, आप जिस पर्टिकुलर आईपीओ की बात कर रही हैं, इफ आई एम करेक्ट, आप रिसोर्सफुल ऑटो की बात कर रही हैं। जी। मैम, इसका आईपीओ ना एसएमई में आया था, एसएमई का आईपीओ था। और हम्म। मैं हर रिटेल निवेशक को ये बोलूंगा, एसएमई से दूर रहे। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, इनका वेवर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इनको थोड़ा सा लीवरेज दिया जाता है और वो लिस्टिंग में आते हैं, और इनमें ना लॉट्स होते हैं, जैसे हम्म। 14,000 शेयर्स का लॉट होगा, 15,000 का होगा। ये लॉट्स थोड़े से बड़े होते हैं, चांसेस थोड़े से बड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए, आईपीओ फ्रेंजी की हम बात कर रहे हैं मैम, ये एक सर्विस सेंटर, दो शोरूम, एंड इफ आई एम करेक्ट 15 या 16 एम्प्लॉइज थे टोटल। ये आईपीओ लेकर आए थे, एंड 20 करोड़ जाने क्या पैसे ये मांग रहे थे। 4,800 करोड़ इनको एप्लीकेशन में मिल गए थे। So this was the quantum of commitment that the people were ready to do without even knowing कि वो business क्या कर रहा है. This is हम्म। scary. You should not be doing this. तो एसएम जहां आ जाए ना, आप देखिए, एक तो मेन बोर्ड आईपीओ में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, बिकॉज वी आर द पीपल हु इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइट फॉर थिंग्स। और मैं जब ये बात बोल रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, एक तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, एक हमारे पास समय भी बहुत कम होता है, हमारे जो डेली और जॉब्स होते हैं, हमारा जो डेली काम होता है, वो हमें करना होता है। तो ऐसी चीजों में ना फोकस हमें नहीं करना चाहिए जिससे हम फाइट आउट ना कर पाए, जिसको हम समझ ना पाए। एंड हम्म। एसएमई के आईपीओ हम नहीं फाइट आउट कर सकते, हम नहीं समझ सकते, हम दूरी बना के रखेंगे। हम मेन बोर्ड आईपीओ में काम करेंगे, जो हमें कंपनी समझ में आएगी उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और अगर ये ड्यू डिलिजेंस नहीं कर सकते ना, तो आईपीओ में ये जो लॉटरी है, ये जो सट्टा है, ये हम खेल तो रहे, हम हो सकता है 2-3 आईपीओ में पैसे बना भी ले लिस्टिंग गेन करने के लिए, बट जब हम फंसते हैं ना, बिकॉज आई गो टू मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड आई इवन हैव दोस इंटरैक्टिव शोज वेयर पीपल कम टू मी एंड दे आस्क, बहुत बुरा लगता है जब वो मेन बोर्ड आईपीओ में भी बहुत ऊपर की प्राइस में फंसे हुए होते हैं, और फिर कैपिटल पूरा धीरे धीरे एरोड हो जाता है, क्योंकि हर आदमी क्या सोचता है, 2 रुपए बढ़ जाए, 4 रुपए बढ़ जाए तब बेचूंगा, वो बढ़ता है हम्म। नहीं, एंड ग्रेजुअली डाइज। तो ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए। वी कैन हैव बेटर प्रोपोजिशन, हम म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, एसआईपी में डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उनको डिग डाउन करेंगे तो बेटर रिटर्न भी मिल सकता है। ठीक है रचित, मैं आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे कि टके की अगर हम बात करें तो हमारे जो अभी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कोई आपने कोई रिसर्च अगर कर रखी हो, आईपीओज जो आने वाले हैं किस में इन्वेस्ट किया जाए, कौन से अच्छे साबित हो सकते हैं। मार्केट का कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सपोज अगर टाटा कैपिटल आता है, रिलायंस जियो अगर आता है, जेप्टो अगर आता है, एलजी अगर आ जाता है, एनएससी अगर ईयर के एंड में आता है, इन सब में क्या किया जाए? मैम देखिए, इसमें ना मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एनएससी की हम बात करते हैं ना, एनएससी मेजॉरिटी रिटेल के पास आ चुका है। कैसे आ चुका है? अनलिस्टेड स्पेस में इट इज द मोस्ट, मतलब होल्डिंग स्प्रेड जो हुआ है ना मैम, इसने रिकॉर्ड बना लिया। एनएससी आज के टाइम अनलिस्टेड स्पेस में इतने डीमैट अकाउंट्स में पहुंच चुका है कि मेजॉरिटी हमारे जितने दर्शक होंगे उनके पास होगा। जी। अब हम बात करते हैं टाटा कैपिटल की, जेप्टो। मैं अगेन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता हूँ, इनफैक्ट लेट मी वेरी ऑनेस्ट, मैं स्विगी जोमेटो से, मतलब एटर्नल जॉय है आपका, उससे भी दूरी लगाने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मैम एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। ये जो क्विक कॉमर्स स्पेस है ना, इसमें Amazon एंड रिलायंस बोथ आर टारगेटिंग, एंड इनकी कैश बर्निंग कैपेसिटी, जितनी कैश बर्निंग कैपेसिटी इनमें से किसी की भी नहीं है। दे हैव कम अप टू अ लेवल, इनका एक कस्टमर बेस क्रिएट हो गया है। बट आप अभी जैसे देखिए कि जोमेटो के जो प्रॉफिट्स हैं वो ब्लिंकिट में कैश बर्न कर रहे हैं ताकि उसको जल्दी एक्सपैंड कर सकें बिफोर रिलायंस एंड Amazon कम्स इनटू प्ले। और ये जो कंज्यूमर है ना मैम हमारे, ये ब्रांड लॉयल्टी को नहीं समझते आज के टाइम। फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, मैं भी, ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है मैं बोलूंगा, यहाँ बेटर डील मिल रही है, इट्स जस्ट एन ऐप, I don't even know the person properly. If एब्सोल्युटली। this app is giving me better deals, I'll switch as soon as possible. जैसे कहते हैं जहां 2 पैसे बचे।
हाँ एग्जैक्टली हम लोग भी करते हैं। ओला उबर अगर हमारे पास है या रैपिडो हमारे पास है, एंड इफ वी हैव टू टेक एनी कम्यूशन, हम देखते हैं इसमें कितना दिखा रहा है, इसमें कितना दिखा रहा है, ठीक है ट्रू। इसमें 700 दिखा रहा है, इसमें 550 दिखा रहा है, लेट्स गो विद इट। हम ये थोड़ा सोचते कि नहीं नहीं रैपिडो पे मैं गया था और रैपिडो में मैंने ये, नो वी डोंट डू दैट। तो या अब क्या है, क्विक कॉमर्स जो है ना, यहाँ लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, तो जेप्टो स्टे वे। टाटा कैपिटल की जब हम बात करते हैं, टाटा कैपिटल का एक बार आईपीओ किस प्राइस पे आता है, कितना पी रेशियोज होता है, मतलब वैल्यूएशन कंफर्ट कितना दे रही है कंपनी आपको, कि लिस्टिंग से कितना हमें गेन और मिल सकता है, वो इवैल्यूएट करना इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक जियो की बात है, डेफिनेटली जियो में आप देख सकते हैं, बट अगेन क्योंकि टाटा में और जियो में हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, पेडिग्री का मिल रहा है और बिजनेस का मिल रहा है। इट्स ऑलवेज गुड, जैसे सर ने बताया था, अभी एलआईसी की बात कर रहे थे हम, एलआईसी से बड़ा पेडिग्री बेनिफिट आपको कोई कंपनी दे ही नहीं सकती। इफ इट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट्स वन ऑफ द एब्सोल्युटली। इंस्टीट्यूशन व्हिच इज रनिंग द मार्केट ऑफ द कंट्री। अगर उसी का आईपीओ नहीं चल रहा है, तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा वैल्यूएशन वो आईपीओ के टाइम ही स्मक आउट कर गए थे इन्वेस्टर्स के पास से। तो इट इज ऑलवेज गुड, एक बार वैल्यूएशन चेक कर लीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जस्ट डोंट जंप द गन कि नहीं 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 जियो है या टाटा है और पैसे लगाने ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है हमें ऑफ द मार्केट जब वो एक बार लिस्टिंग में आ जाता है, तो शायद बेटर प्राइसिंग में मिल सके, जैसे कि एलआईसी में भी हुआ था, लोअर लेवल्स में लोगों ने एवरेज किया था। इट टुक राइट। सम टाइम कि वो प्राइस पे ही वापस आए। वैल्यूएशन से एक बार देखिए, और पेडिग्री का बेनिफिट तो डेफिनेटली इनमें मिलने वाला है। वैल्यूएशन का कंफर्ट देख के डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और अब मैं समझता हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ होगा तो वी कैन अगेन गेट कनेक्टेड, मेक अ स्मॉल वीडियो आउट ऑफ इट, और फिर हम फ्लोट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच रचित, थैंक यू सो मच शरद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने के लिए इन्वेस्टर्स को। और उम्मीद है कि जो बात टकीकी के दर्शक हैं वो इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंटर्स निकाल कर उनको यूज़ भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बात टकीकी में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ।